नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। और प्लीज़ मित्रों, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे जीएस में इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर वन है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को, ये क्या चीज़ होता है? जैसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु और प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो एक पारितंत्र के अंतर्गत रहती हैं। और इस पारितंत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में? अल्फा, बीटा और गामा, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो इसके जो विभाजक करता थे, जो सबसे पहले इसको किसने विभाजित किया था? तो 1972 में। ठीक है ना। 1972 में जो हिटेकर की जो स्पेलिंग होती है WHITTAKAR। ठीक है ना। हिटेकर ने 1972 में सबसे पहले इसको अल्फा बीटा गामा में पारितंत्र को विभाजित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि पारितंत्र को अल्फा बीटा गामा 3 श्रेणियों में विभाजित करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो हिटेकर थे। ठीक है ना। कौन थे मित्रों? हिटेकर थे। और ऐसे भी पूछता है कि जैव विविधता को विभाजित करने वाले अल्फा बीटा गामा में कौन थे? तो हिटेकर थे। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है कि जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। मैंने बताया ना कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप, वनस्पतियां, जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो जैव विविधता होती हैं। ठीक है ना। उसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या पहलू क्या है? ठीक है ना। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ऑप्शन नंबर डी, कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका, जैव विविधता का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, क्या है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो लक्ष्य वर्ष है 2030। ठीक है ना। 2030 तक इसका लक्ष्य है। हुआ क्या था कि यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र क्या ना ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि एक मीटिंग किया था। ठीक है ना। ये मीटिंग किया था, कब किया था? ये मीटिंग किया था कि 13 सितंबर 2019 को। कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। न्यू दिल्ली में इसने एक मीटिंग किया था। ठीक है ना। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं COP14 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यूएन द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई भारत के नई दिल्ली में, और जिसको हम जानते हैं COP14 के नाम से। और उस सम्मेलन में, ठीक है ना, जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने एक निर्णय लिया। उस निर्णय क्या लिया कि 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक हम क्या करेंगे कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ये लक्ष्य वर्ष है, कि जितने भी हमारे भूमि संरक्षण तटस्थता का लक्ष्य जो है वो 2030 लिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ठीक है ना। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टन जी रोसेन ने। अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। ये अंदर क्या आता है कि सबसे पहले क्या था कि जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द में क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी 2 शब्दों से मिला था। ठीक है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, या 2 शब्दों को इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? ठीक है ना। तो इसको जो सबसे पहले परिभाषित किया था मित्रों, एक मिनट, इसको जो सबसे पहले परिभाषित रेमंड एफ दासमैन।
ठीक है ना, रेमंड एफ दास मैन ने, इन्होंने 1968 में, ठीक है ना, 1968 में इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। और इनकी एक बुक थी, ठीक है ना, उस बुक का नाम था कि ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि इसको अंग्रेजी शब्द में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में परिभाषित किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो वाल्टर जी रोमेन ने था, इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेजी शब्द था क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक में मिला दिया और उन्होंने दे दिया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, क्या नाम दे दिया, बायोडाइवर्सिटी। और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या था, WG रोसेन, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक घोषित किया, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता दिवस, ठीक है ना, जैव विविधता दिवस। हुआ क्या कि यूएन ने, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 में, कब, 2010 दिसंबर 2010 में एक प्रस्ताव लाया, ठीक है ना, यानी एक मीटिंग किया और एक प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव संख्या क्या था, वो प्रस्ताव संख्या अक्सर पूछता है 65/121, उनका ये प्रस्ताव था 65/121 के माध्यम से 2011 से 20 तक को, यानी इस 10 साल को क्या, जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, NCMB है, ये डी नहीं है, ये बी है, ठीक, किस शहर में स्थित है। चलिए ये हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इस सेंटर का लक्ष्य क्या है, हम पहले जानते हैं कि जो NCMB है, यानी ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना, क्या है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता की सुरक्षा प्रदान करना। अभी ये क्या चीज़ है कि यह जो है NCMB, यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र PPP, निजी क्षेत्र क्या बोलते हैं, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये दोनों से मिलकर बनने वाला पहला अनुसंधान संस्थान है, क्या, NCMB, ठीक है ना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और पब्लिक क्षेत्र PPP दोनों की भागीदारी से मिलकर बनने वाला यह भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है NCMB, ठीक है ना। और ये है कहाँ पे, ये गुजरात का एक कच्छ जगह है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी में एक हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह ठीक उसी के बगल में है, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी 8वां के, क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उसका जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये कैसे पाई जाती है, चलिए हम आपको समझाते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी का जो बीच का हिस्सा था इसको हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अक्षांश, क्योंकि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ठीक है ना, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, तो जो ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये पश्चिम हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे 10 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे हम 10 डिग्री 0 नॉर्थ अक्षांश पे, उसी तरह हम नीचे भी आ जाएंगे, क्या, 10 डिग्री साउथ अक्षांश में। अब ये दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, यही 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी सूर्य की रोशनी भी मिलती है। तो किसी भी पौधे, जीव जंतु या वनस्पति को बढ़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, वर्षा और टेम्परेचर, ठीक है ना, जो दोनों चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता या सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और वो क्षेत्र कौन सा होता है? भूमध्य रेखा से ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, यानी नॉर्थ में साउथ में दोनों पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इसमें। चलिए हम इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई है, ए एंड सी। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सी का मतलब कोरल रीफ। अभी हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का बताया ना कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का रेंज क्या होता है? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, तो इसलिए उस जैव विविधता पाई जाती है। कोरल रीफ ये नया है। कोरल रीफ में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 1 लाख प्रजातियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है ना। तो 1 लाख प्रजातियों की संख्या पाई जाती है, तो इसलिए जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा अधिक हो गई। तो इसलिए दोनों को हम जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र और कोरल रीफ। तो दोनों जगह सबसे ज़्यादा क्या है? प्रजातियों का विविधता पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैव विविधता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम जितने भी बायोडाइवर्सिटी की क्वेश्चन हैं इसमें थोड़े माइनर डिफरेंट है, जैसा कि क्वेश्चंस आयोग ट्विस्ट करके पूछता है, हम सब यहाँ पे पुटअप किए हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखें, पढ़ें और याद भी करें। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। अच्छा भाई कैसे बढ़ता है? जैव विविधता किस प्रकार परिवर्तन होता है? हमने क्या बताया कि पृथ्वी के बीच का हिस्सा क्या हो गया? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। ऊपर हमने बताया 10 डिग्री, क्या ये नॉर्थ ये साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है ना, साउथ की तरफ। अब हम जब इधर से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा? हम जितना भूमध्य रेखा की तरफ हम बढ़ते जाएंगे उतना हमारा क्या होगा? जैव विविधता बढ़ती जाएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है वर्ष भर। ठीक है ना। तो ये क्या होगी? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना मैप से। नेक्स्ट की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या कोरल रीफ में पाई जाती है। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने ये क्या बता दिया, यहाँ पे तो नाम ही नहीं है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी। ठीक है ना, शांत घाटी या साइलेंट वैली। ठीक है ना। अब ये कहेंगे ये गुरुजी कौन सा आप जो है नए टेक्निक बता दिए, तो पहले जानिए शांत घाटी कहाँ पे है? भारत के केरल में। कहाँ पे मित्रों? केरल में। ठीक है ना। केरल का एक जिला पलक्कड़। ठीक है ना। तो पहले हम उसको बाद में आते हैं। अब ये पहले जानते हैं कि जैव विविधता शांत घाटी में कैसे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा नॉर्थ का पोजीशन है, कुछ भारत का नक्शा कुछ इस तरह है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा गुजरात से लेके कन्याकुमारी। ठीक है ना। अब हमारा जो भूमध्य रेखा है कुछ इसके नीचे ऐसे गुजरा है, और हमारा जो कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है, और हमारा केरल यहाँ पे है। ठीक है ना। यहीं पे पलक्कड़ जिला है, और शांत घाटी कहाँ है? पलक्कड़ जिला में अवस्थित, यानी केरल के पलक्कड़ जिला में। तो यहाँ से यहाँ का जो एरिया है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास का आता है। तो मैंने क्या बताया कि जो जैव विविधता होती है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे साउथ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो शांत घाटी है ये 10 डिग्री के रेंज में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है? जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। और शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है मित्रों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? देखिए ठीक वही क्वेश्चन आ गया। कहाँ पे? ये केरल में। केरल के कहाँ पे है? ये पलक्कड़ जिले में है मित्रों। ठीक है ना। केरल के पलक्कड़ जिलों में अवस्थित है। ये लगभग जो है ये जो साइलेंट वैली है, ठीक है ना, और साइलेंट वैली में जो जैव विविधता है वो लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है ना। और 7 किलोमीटर, ठीक है ना, सॉरी 12 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। इसी रेंज में वो पाया जाता है जैव विविधता सबसे ज़्यादा।
ठीक है। और इसको जो क्या किया गया, शांत घाटी को 1984 में, ठीक है ना, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1984 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट की हम, ठीक है। तो साइलेंट घाटी कहाँ पे अवस्थित है? ये केरल में अवस्थित है, ठीक है मित्रों। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, दून की घाटी, ये देहरादून में दून की घाटी है। यहाँ पे लगभग माना जाता है कि जो दून की घाटी है वहाँ पे लगभग 6,000 प्रजातियों का फूल पाया जाता है। अगर जहाँ पे दून की घाटी है ना मित्रों, आप इसके टॉप फ्लोर पे आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना ज़्यादा फूलों की खुशबू आती है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कई किलोमीटर के दूर में जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो जो दून की घाटी होती है, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड में ही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14, ठीक है, ठीक है मित्रों। तो जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट, इसमें लिखा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता और हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले आप जानें कि भारत में हॉट स्पॉट कितने होते हैं, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत म्यांमार की सीमा। तो जो भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हॉट स्पॉट क्या चीज़ होती है और कहाँ पे पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट होता है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? कि जहाँ पे वनस्पति जीव जंतुओं की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं और एक जगह रहते हों, एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों, वो क्या होता है? जैव विविधता होता है। और दोनों जीव जंतु और वनस्पतियाँ एक साथ रहते हों तो हॉट स्पॉट जो एरिया घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में ऐसे 3 जगह हैं जो हॉट स्पॉट एरिया घोषित हैं। मैं वो मैप के थ्रू बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि जैसा कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये गुजरात का, ठीक है ना, और गुजरात से ये कन्याकुमारी का, तो ये जो है ये एरिया, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ठीक है ना। अब इधर हम आते हैं पूरब के साइड, क्योंकि इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ठीक है ना। ये नॉर्थ का पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये जो उड़ीसा के एरिया है, उड़ीसा के एरिया से लेके ये कन्याकुमारी, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो जो पश्चिमी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट एक हो गया हमारा हॉट स्पॉट एरिया। दूसरा होता है पूर्वी हिमालय। इसमें हमने देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय, ये हिमालय है ना, तो इधर हमारा क्या साइड हो गया? ये ईस्ट हो गया यानी पूरब हो गया। हिमालय हमारा जम्मू कश्मीर से लेके ऐसे होते हुए हमारा क्या, ये सिक्किम नागालैंड होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम तक जो है हमारा आया है लगभग, और नागालैंड मिजोरम तक भी आया है। इसकी जो नीचे की जो है हमारी पहाड़ियाँ हैं, मिहिर गिरी वगैरह हो गए। तो चूँकि हिमालय के अब हम पूरब में ये बात करते हैं, यानी सिक्किम उक्किम, ये जो रेंज नेपाल वगैरह का है, ये क्या होता है? हॉट स्पॉट एरिया में आता है। तो एक हो गया ये। दूसरा हो गया कि ये जो हमारा एरिया है नीचे वाला, म्यांमार हो गया। यहाँ पे म्यांमार के नीचे ये अंडमान निकोबार हो गया। तो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच का, ये बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया है, ठीक है ना, यानी बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में या म्यांमार और निकोबार के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये भी हमारा हॉट स्पॉट क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो भारत में 3 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत म्यांमार सीमा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बोल देता है कभी सुंडालैंड, ये सुंडालैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है। कैसे सही है? कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। सही बात है। कैसे सही बात है? कि जो भारत का 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, तो इसके द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया कि सिक्किम भी भारत के हॉट स्पॉट एरिया में आता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वनस्पतियों की प्रजातियाँ ढेर सारी पाई जाती होंगी, तो वहाँ पे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग भी माना जाता है। दिस इज ऑल्सो राइट। एंड नेक्स्ट कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा हैं, ठीक है। वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, जो जनजातियाँ हैं, लेप्चा भी पाई जाती है वहाँ पे, भूटिया भी पाई जाती है और नेपाली भी पाई जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे 3
जो जनजातियां पाई जाती हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि लेप्चा कहाँ की जनजाति है, तो कहाँ की है, सिक्किम की। भूटिया कहाँ की है, सिक्किम की। नेपाली, नेपाली का भी आप राइट ना मार दिए, नेपाली नेपाल की भी हो सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में सिक्किम है और सिक्किम के अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नेपाली नहीं हो सकते, तब जो है आप सिक्किम राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य क्या कारण है। हमने क्या बताया कि जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्या होती है कि सबसे ज़्यादा हमारे वनस्पतियाँ पाए जाएँ, जंतु पाए जाएँ, जीव जंतु पाए जाएँ, वो जैव विविधता होती है। लेकिन जहाँ पे हमारे वनस्पतियों को काट दिया जाए, जैसे इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विनाश, यानी आवास के लिए हम विनाश करते हैं किसका, जंगल का। पेड़ पौधों को काट के हम उनका दोहन कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जैव विविधता का कम होने का कारण हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, आवासीय विनाश। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है ना, इसमें कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम की खेती। तो मैंने प्राकृतिक आवासों के बारे में आपको बता दिया कि अगर जंगल झाड़ी को काट के अगर हम आवासीय क्षेत्र घोषित करते हैं, आवास बनाने के लिए काटते हैं, तो जैव विविधता का क्षरण होगा, यानी उनका नुकसान होगा। वनस्पतियों का विनाश, यानी हम जंगल को काटेंगे, पेड़ पौधों को, तो भी हमारा जैव विविधता का नुकसान होगा। झूम की खेती, ये हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट में, यानी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, जैसे असम हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय, वहाँ पे झूम की खेती, पहाड़ों पे झूम की खेती की जाती है। झूम की खेती क्या होती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया जो होता है वो ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है, पानी नहीं रुकता, और वहाँ पे क्या होता है कि उपजाऊ भूमि नहीं होती, जंगल होते हैं, जंगलों को काट के उनको जला दिया जाता है, और जला के वहाँ पे जो राख बचती है उसी में हम झूम की खेती की जाती है। और झूम की खेती मैक्सिमम कहाँ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा झूम की खेती कहाँ की जाती है, तो उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो ये तीनों क्या है, जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है, खतरा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक है, रणनीति हम इसमें एक बात करते हैं, एक प्लान है, ठीक है ना, यानी रणनीति। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व क्या होता है, या जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। एक शब्द आता है इन सीटू, ठीक है ना, एक आता है एक्स सीटू। ये दोनों क्या चीज़ होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू ऐसा क्षेत्र होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी जीव जंतु और वनस्पति का हम संरक्षण करें। क्या करें, संरक्षण करें, उसको बढ़ावा दें। यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए हमने ये एरिया ले लिया, ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया, इसके अंदर हम किसी भी जीव जंतु या वनस्पति का हम संरक्षण करते हैं, तो वो इन सीटू के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो हम जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल हमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इसको हम क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। एक्स2 क्या हो गया, एक्स2 हो गया कि हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बाहर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए दोनों में जैसे कोई भी जीव जंतु जो विलुप्त हो रहा हो, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, उनके अंडाणु को, उनके जो है निषेचन को, या उनके जो है जो भी अंडाणु वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक जगह संरक्षित करते हैं, और संरक्षित करके उसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो विलुप्त प्राय हो चुके हैं। तो उसको हम जब भौगोलिक क्षेत्र के बाहर अगर हम उसको संरक्षण देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्स2। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये मित्रों 18 हो गया है, ये 19 क्या है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ये क्या होता है, हमने इन सीटू बता दिया, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हम किसी वनस्पति जीव जंतु को संरक्षण देते हैं, तो इन सीटू के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब जब किसी भौगोलिक क्षेत्र के बाहर अगर हम किसी अंडाणु निषेचन और किसी चीज़ को संरक्षण देते हैं, हम विलुप्त प्राय चीज़ों को हम जब संरक्षित करते हैं, तो वो एक्स2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक्स2 के। लेकिन जब हम बाहर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बाहर किसी भी हम जीव जंतु और वनस्पति का संरक्षण करते हैं, तो उसमें एक गैस होती है जिसका नाम नाइट्रोजन, द्रवित गैस होती है।
इसके संरक्षण में हम रखते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस के संरक्षण में हम रखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यानों में, राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाता है, ये भी हमारे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही सब किया जाता है। तो जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, इन सीटू के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इन सीटू और एक्स सीटू आप लोगों ने समझ लिया ना। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जब किसी जीव जंतु वनस्पति को हम संरक्षित करते हैं तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। अगर उसके हम बाहर कोई संरक्षण केंद्र बना के किसी भी विलुप्त प्राय वनस्पति जीव जंतु को हम संरक्षित करते हैं, उनके जीवाणु, उनके जो है अंडाणु को हम लेके हम एक मतलब केंद्र बना के हम उसको जब संरक्षित करते हैं तो यह क्या आता है, XC2 के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, आज रहा ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, फिर हम इन्वायरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।